पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कौन मंत्री आगे और कौन पीछे? अब बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का क्या हाल है, आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो सर, क्या हाल है दोनों डिप्टी सीएम का और कौन मंत्री आगे हैं कौन पीछे हैं? देखिए, नीतीश सरकार के 36 मंत्रियों में से 28 चुनाव मैदान में हैं और इनमें बीजेपी के 17, जेडीयू के 11 मंत्री हैं। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन सबके जहन में वही सवाल है जो आपके जहन में है कि भाई दोनों डिप्टी सीएम का क्या होगा और कौन मंत्री हारेगा कौन मंत्री जीतेगा। तो ये सवाल वाजिब है और मैं आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम से शुरू करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार शाह हैं। तारापुर की राजनीति में ओबीसी विशेषकर कुशवाहा समुदाय का दबदबा है। सम्राट चौधरी भी इसी जाति से आते हैं, लेकिन अरुण कुमार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तारापुर सीट पर 6 बार सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी विधायक रहे हैं। सम्राट चौधरी को गांव का लड़का होने का फायदा मिल रहा है। कुशवाहा, वैश्य, स्वर्ण और बिंद समाज में पैठ है उनकी, और ये एनडीए का वोट बैंक है। तो हालांकि सम्राट की रफ लैंग्वेज को लेकर भी वोटर्स में नाराजगी है कि वो ठीक से बात नहीं करते। उसके उलट आरजेडी के अरुण कुमार की छवि एक बहुत शरीफ व्यक्ति की है और मुस्लिम और यादव वोट बैंक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। यहाँ भी कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना बड़ा मुश्किल है। सर, तो लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है, वो भी मतलब मुश्किल में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी मुश्किल में है क्योंकि लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस से है, जो मिठाई वाले का बेटा है। शुरुआत में विजय कुमार सिन्हा बहुत आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। विजय कुमार सिन्हा का प्लस पॉइंट है कि वे आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ज़मीन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लखीसराय बीजेपी का गढ़ रही है। विजय सिन्हा 2010 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उनके बयान और उनका बयान भी आया है कि एनडीए की सरकार आ रही है और सरकार आएगी तो इन गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो उसी योगी स्टाइल में बयान देते हैं। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट अमरेश कुमार से 2020 में भी उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी और अमरेश हारने के बाद भी एक्टिव रहे, क्षेत्र में रहे। महागठबंधन खासकर आरजेडी का कोर वोट बैंक उनके पास है। तो कहा जा रहा है कि इस बार विजय सिन्हा की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि विजय सिन्हा का बहुत विरोध भी हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत काम कर रहा है। बालू माफिया उनके खिलाफ गोलबंद है और काम कर रहे हैं, तो मुश्किल है इस सीट पर। सर, तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मंगल पांडे का क्या हाल है? देखिए, है तो बहुत कांटे का मुकाबला। अब आरजेडी के जिस नेता के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी, उनको भी हराना बहुत आसान काम नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बाहुबली साहुद्दीन के गढ़ सिवान से चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई। तो यहाँ से सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी 6 बार के विधायक रह चुके हैं और मौजूदा विधायक अभी वही हैं। तो एमआईएम ने मोहम्मद कैफ और जमसुराज ने इत्तेफाक अहमद को टिकट दिया है। तो अगर इन एमआईएम जमसुराज ने ज़्यादा वोट काट लिया महागठबंधन का, तभी पांडे जी जीतेंगे चुनाव, नहीं तो मुश्किल में है। मंगल पांडे बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और सरकार के मंत्री हैं, इसका फायदा तो उनको मिल ही रहा है। और सिवान सीट पर मुस्लिम वोटर करीब जान लीजिए 25% है। इन्हें आरजेडी का कोर वोटर कहा जाता है। एमआईएम और जमसुराज ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो आरजेडी की वोट बैंक में अगर सिंधमारी नहीं हुई तब तो अवध बिहारी चौधरी ही जीतेंगे, लेकिन अगर सिंधमारी हो गई तो मंगल पांडे निकल सकता है। सर, तो कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पंचायती राज मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता और मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से 2015 का चुनाव, 2022 में उपचुनाव जीत चुके हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के सुनील कुमार सुमन से है और जमसुराज ने अफरोज आलम को उतार दिया है। केदार प्रसाद गुप्ता यहाँ से मजबूत नजर आ रहे हैं क्योंकि जमसुराज का उम्मीदवार भी वोट काट रहा है। केदार प्रसाद गुप्ता का अपना वोट बैंक है, वैश्य और अति पिछड़ा वर्ग में मजबूत पकड़ है। मुखिया से मंत्री के पद तक पहुँचे हैं, इसलिए जमीनी राजनीति की समझ भी है। और आरजेडी के सुनील कुमार सुमन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ मंत्री जी निकाल लेंगे।
तो सर भोरे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी लड़ रहे हैं और पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वे जीते थे, तो इस बार क्या होने वाला है? हाँ, मुझे जहाँ तक याद है 400 कुछ वोटों से जीते थे वो। और जेडीयू के नेता हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और उनका मुकाबला सीपीआई एमएल के धनंजय कुमार से है। जन स्वराज ने यहाँ से प्रीति किन्नर को टिकट दिया है, जो बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा। 2020 में सुनील कुमार सिर्फ 462 वोटों से जीते थे। सुनील कुमार पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आईपीएस अफसर तो है ही, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, इस वजह से उनका प्रभाव है। भोरे में अनुसूचित जाति और ब्राह्मणों का 25% से ज़्यादा वोट बैंक है। कुशवाहा वोटर की संख्या भी अच्छी खासी है। ये सभी एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं। तो भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार जिनेंद्र पासवान की गिरफ्तारी के बाद आखिरी वक्त में धनंजय कुमार को चुनाव में उतारा है। तो मुझे लगता है कि वो जाने पहचाने चेहरे नहीं हैं, उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे, तो इसका फायदा मिलेगा सुनील कुमार को और ज़्यादा मार्जिन से इस बार निकाल सकता है। सर तो बेतिया से रेणु देवी का क्या हाल है? पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया से पशुपालन मंत्री हैं रेणु देवी, और उनका मुकाबला कांग्रेस के बसी अहमद, निर्दलीय रोहित सिकारिया और जन सुराज के अनिल कुमार से है। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। रेणु देवी फिलहाल आगे नजर तो आ रही हैं, लेकिन इस सीट पर ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार और राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में है। ये एनडीए के वोट बैंक हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम और मंत्री रह चुकी हैं, संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। निर्दलीय कैंडिडेट रोहित सिकारिया दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब लड़ाई आरजेडी से नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार के साथ हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा रेणु देवी को। सर तो गया टाउन से प्रेम कुमार की सीट फंसी हुई नजर आ रही है, तो वहाँ क्या होगा? देखिए, गया टाउन सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रेम कुमार, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो काफ़ी लोकप्रिय हैं और 8 बार से वो जीतते रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव और जन सुराज के धीरेन्द्र अग्रवाल से है। प्रेम कुमार कुम्हार कम्युनिटी से आते हैं, कुम्हार, और जिसका वोट उन्हें मिलता है स्वाभाविक रूप से। बीजेपी का कोर वोट बैंक भी उनको मिलता है, लेकिन इस बार कांग्रेस कैंडिडेट मोहन श्रीवास्तव चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और ऐसी खबर है कि इस बार लाला वोटर्स ने उनका खुलकर साथ दिया है। अगर लाला वोटर्स ने साथ दे दिया होगा खुलकर, गोलबंद होकर, तो मंत्री जी हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ 60,000 लाला वोटर्स हैं और 60,000 हमेशा वो एनडीए के लिए वोट करते रहे हैं। इस बार अगर मोहन श्रीवास्तव के पक्ष में वोट कर देंगे तो कैसे जीतेंगे मंत्री जी? तो इस लड़ाई पर भी कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा। सर तो हरिसिद्धि में कृष्ण नंदन पासवान फिर से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि सीट है और कृष्णनंदन पासवान गन्ना उद्योग मंत्री हैं। महागठबंधन से आरजेडी के राजेंद्र कुमार राम और जन सुराज से अवधेश राम चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णनंदन पासवान यहाँ से आगे दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम है। पूर्वी चंपारण एनडीए का गढ़ माना जाता है। दूसरे नंबर पर चल रहे आरजेडी के राजेंद्र कुमार राम 2015 में विधायक रह चुके हैं, तब लोग उनके काम से खुश नहीं थे, और राजेंद्र कुमार राम अनुसूचित जाति से आते हैं। जन सुराज के अवधेश राम उनकी ही जाति से आते हैं। इससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है और मुझे लगता है कि इसका फायदा मंत्री को मिलेगा। तो सर अगर झंझारपुर की बात करें तो वहाँ से नीतीश जो मिश्रा हैं वो जीतने का मार्जिन क्या रहेगा उनका? देखिए, वो जीत तो जाएंगे चुनाव। मधुबनी के झंझारपुर से वो लड़ रहे हैं और झंझारपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा इसी सीट से 5 बार 1972 से 1990 तक जीते थे चुनाव। नीतीश मिश्रा के सामने सीपीआई के रामनारायण यादव हैं। फिलहाल नीतीश आगे दिखाई दे रहे हैं। नीतीश के पिता जगन्नाथ मिश्रा बिहार के सीएम रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक है। दूसरे नंबर पर नजर आ रहे राम नारायण यादव नीतीश मिश्रा से 41,788 वोटों से हार गए थे। तो इतने बड़े अंतर को खत्म करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जन स्वराज यहाँ कड़ी टक्कर दे रहा है, वो संघर्ष को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कितना वोट ले पाया है एनडीए का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 वोट ले जन स्वराज तो भी नीतीश मिश्रा यहाँ से जीत जाएंगे, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है जीत हार का। सर तो अगर बात करें छातापुर से तो वहाँ नीरज कुमार बबलू का क्या हाल है? देखिए, सुपौल के छातापुर से नीरज कुमार बबलू चुनाव लड़ रहे हैं। वो बाहुबली हैं और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हैं। लगातार 3 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के विपिन कुमार सिंह से है।
तो नीरज कुमार इसलिए आगे भी दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि पिछली बार वो 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे चुनाव, और उनका अपना वोट बैंक है। हाँ, और सुरसर नदी से पीने का पानी के लिए प्लांट लगवाया है उन्होंने नल जल योजना के तहत, उसका फायदा मिल रहा है। नीतीश सरकार की बाकी योजनाओं का तो फायदा मिल ही रहा है। दूसरे नंबर पर विपिन कुमार सिंह हैं, लेकिन वे मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बबलू की जीत तय है। सर, तो धमदाहा से लेसी सिंह का क्या होगा? और इस बार उनका मुकाबला अपनी पार्टी के बागी नेता आरजेडी उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के साथ है। हाँ, संतोष कुशवाहा पहले जेडीयू के ही सांसद हुआ करते थे, पिछली बार हार गए और इस बार वो आरजेडी में चले गए हैं। तो धमदाहा सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री हैं, लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही हैं। उनके सामने 2 बार जेडीयू की टिकट पर पूर्णिया से सांसद रहे संतोष कुशवाहा हैं, और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो फिलहाल इस सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन जनसुराज यहाँ भी खेल संतोष कुशवाहा का बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका सीधा फायदा लेसी सिंह को मिल रहा है। लेसी सिंह क्षेत्र में भी लगातार बनी रहती हैं, और इस कारण से भी मुझे लगता है कि वो आगे दिखाई दे रही हैं। और पिछली बार वो 33,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी, तो उतने वोट का अंतर है, तो हराना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट नहीं है, प्रो गवर्नमेंट लोगों का सेंटिमेंट दिख रहा है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि उनका अपना वोट बैंक भी है। इस सीट पर 40% वोट कुशवाहा वोटर्स हैं, वही रिजल्ट तय करेंगे। तब देखना है कि संतोष कुशवाहा वोटर साथ देते हैं या मंत्री का, क्योंकि अगर कुशवाहा बदल गए और महागठबंधन के नेता संतोष कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद हो गए, तब तो लड़ाई बदल जाएगी, मंत्री जी मुंह के बल गिरेंगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। कुशवाहा वोट बैंक तो पारंपरिक रूप से एनडीए का ही माना जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव उसमें संधमारी करने की कोशिश के तहत कुशवाहा उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब किस हद तक संधमारी में सफल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सर, तो अमरपुर सीट से मंत्री जयंत राज क्या इस बार भी जीत हासिल करेंगे? जीत जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बांका जिले की अमरपुर सीट पर कांग्रेस के जितेंद्र सिंह हैं, और नीतीश सरकार में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं। जितेंद्र सिंह बदलाव की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जयंत राज ने जितेंद्र सिंह को सिर्फ 3114 वोटों से हराया था, तो लड़ाई मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। और पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने वाले मृणाल शेखर जेडीयू के साथ हैं, तो उसका फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि उन्हें 40,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में। इसका फायदा मिलेगा तभी वो जीतेंगे भी, ये भी तय है। और कांग्रेस के कैंडिडेट जितेंद्र सिंह जातीय समीकरण के लिहाज से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब वे राजपूत हैं, और ये कम्युनिटी एनडीए को वोट देती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मंत्री जी की कुर्सी बच जाएगी। सर, तो चकाई से सुमित कुमार सिंह इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होने वाला है? हाँ, इनके पिता तो बहुत कद्दावर नेता थे, दादा भी। जमुई जिले की चकाई सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उनका मुकाबला आरजेडी की सावित्री देवी से है। सुमित कुमार पॉलिटिकल फैमिली से हैं। पिता नरेंद्र सिंह और दादा श्री कृष्ण सिंह बिहार में मंत्री थे। 2 भाई भी विधायक रह चुके हैं। 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनका अपना वोट बैंक है, तभी तो निर्दलीय जीते थे, और जेएमएम के टिकट पर भी जीत गए थे। तो सावित्री देवी के पास आरजेडी का वोट बैंक है, लेकिन वो कमजोर नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी सुमित जीत जाएंगे। सर, तो फुलपरास से शीला कुमारी मंडल फिर से मैदान में, क्या होने वाला है? हाँ, देखिए, शीला को लेकर भी सबके जहन में सवाल है। तो मधुबनी की फुलपरास सीट से चुनाव लड़ रही हैं, परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल, और 2 बार से विधायक भी हैं। तो पिछला चुनाव 10,960 वोटों से जीती थी, मतलब 11,000। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुबोध मंडल से है। सुबोध मंडल मधुबनी के जिला के अध्यक्ष हैं। अभी शीला मंडल आगे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शीला मंडल पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। शीला मंडल के चचेरे ससुर धनिक लाल मंडल फुलपरास से विधायक और बिहार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में गृह राज्य मंत्री और राज्यपाल भी रहे हैं। तो उनके जेठ हैं भूषण मंडल, आरजेडी के टिकट पर लोकहा से विधायक रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शीला मंडल का अपना भी वोट बैंक है, जो उन्हें बचा रहा है। और इस सीट पर कांग्रेस कमजोर है, और मुझे लगता है कि इस बार भी शीला मंडल ही चुनाव जीतेंगे। सर, तो नीतीश सरकार की सबसे सीनियर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का इस बार क्या हाल है?
हाँ, विजेंद्र बाबू तो बहुत पुराने मंत्री हैं और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, इसलिए वो चुनाव जीत जाएंगे। और बतौर मंत्री जितना उन्होंने काम अपने क्षेत्र के लिए किया है शायद ही किसी ने किया होगा। और 1990 से लगातार सुपौल सीट से वो चुनाव जीत रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी से है और 2020 में इन्हीं दोनों का मुकाबला था। तब विजेंद्र प्रसाद यादव 28,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो सुपौल में उनकी अच्छी छवि है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं के बराबर है। मिथिलांचल को जोड़ने के लिए 4 लेन रोड, रेल, महासेतु, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने का श्रेय उनको जाता है। कांग्रेस से मिन्नतुल्लाह रहमानी पहली पसंद नहीं थे, उन्हें आखिरी वक्त में टिकट दिया गया है। बहुत ऐसे फैक्टर हैं जो वहाँ मंत्री के पक्ष में है। और मैंने पहले ही कहा कि उस इलाके में जितना काम उन्होंने किया है बिहार के किसी मंत्री ने नहीं किया है अपने इलाके में। तो वहाँ के बहुत पॉपुलर नेता हैं वो। सर, तो चैनपुर से जमा खान की भी सीट मुश्किल में नजर आ रही है। बिल्कुल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और जेडीयू के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। हालांकि जीते थे बीएसपी के टिकट पर, लेकिन बाद में चले गए जेडीयू में। इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कैडर है, जान लीजिए। 30% दलितों में बसपा की पैठ है। 2020 में जमा खान बसपा के टिकट पर ही चुनाव जीते थे, क्योंकि उनको मुस्लिमों का भी वोट मिल गया था और दलितों का भी। महागठबंधन से भी यहाँ 2 प्रत्याशी हैं। वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाल गोविंद बिंद, है ना, और महागठबंधन की तरफ से नामांकन दाखिल किया था बाल गोविंद बिंद ने। और बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजकिशोर बिंद ने आखिरी वक्त में आरजेडी ज्वाइन की और नामांकन कर दिया। तो 2-2 उम्मीदवार हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ लड़ाई मुश्किल हो गई है एनडीए के लिए और चुनाव हार सकते हैं। तो सर, दरभंगा सीट से संजय सरावगी आगे चल रहे हैं। दरभंगा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सरावगी राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। 2020 में संजय सरावगी ने 10,639 वोट से चुनाव जीता था। इस बार उनका मुकाबला वीआईपी के उमेश सहनी से है। द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जन सुराज से रिटायर्ड आईपीएस आरके मिश्रा मैदान में है। इनमें संजय सरावगी थोड़ा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आरके मिश्रा ने पूरी तरह से पूरा ब्राह्मणों का वोट नहीं काट लिया होगा तब इनको हराना मुश्किल है। लेकिन आरके मिश्रा को भी ब्राह्मणों ने वोट किया है। अगर 50% से ज़्यादा ब्राह्मणों ने वोट कर दिया हुआ आरके मिश्रा के पक्ष में, तो आरके मिश्रा जीतेंगे तो नहीं, लेकिन बीजेपी को हरा सकते हैं। तो यहाँ भी लड़ाई मुझे लग रहा है मुश्किल में है। 2005 के बाद से संजय सरावगी यहाँ से विधायक हैं और इस सीट पर 20% कायस्थ हैं, 12% ब्राह्मण हैं, 20% दलित वोट का गठजोड़ है जो उन्हें मजबूत बनाता है। लेकिन इस बार मिश्रा जी, जो जनसुराज वाले मिश्रा जी हैं, वो लगता है कि खेल बिगाड़ ना दे कहीं। तो सर, जाले सीट से जीवेश कुमार की स्थिति कैसी नजर आ रही है? आज जीवेश कुमार नगर विकास और आवास मंत्री हैं और जाले सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला ऋषि मिश्रा से है। ऋषि मिश्रा आरजेडी से हैं, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में है। तो एक भूमिहार और ब्राह्मण के बीच की लड़ाई है ये। और 2020 में इस सीट से जीवेश मिश्रा 21,795 मतलब 28,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना मार्जिन तोड़ करके उनको हराना आसान नहीं है। और ऋषि मिश्रा का कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो रहा है, जिसका फायदा जीवेश मिश्रा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस एकजुट नहीं है। जीवेश मिश्रा का जीत का मार्जिन पिछले चुनाव का बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ लड़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर, तो साहेबगंज से राजू कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के पृथ्वीनाथ राय से है, तो वहाँ क्या होने वाला है? मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट है और यहाँ से बीजेपी के राजू सिंह का मुकाबला आरजेडी के पृथ्वीनाथ राय से है। मौजूदा पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू सिंह 2020 में साहेबगंज से 15,000 वोटों से जीते थे। तब उन्होंने वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2022 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिलहाल इस सीट से राजू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम और भूमिहार वोटर सबसे यहाँ जाता है। राजू सिंह राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा वैश्य और निषाद भी हैं जो एनडीए के वोटर माने जाते हैं। लेकिन इस बार मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ जाने का असर भी पड़ेगा। वीआईपी के टिकट से लड़े थे राजू सिंह पिछली बार, तो 81,000 वोट मिले थे उनको। ये वोट भी उनकी तरफ से शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मानकर चलिए कि राजू सिंह जीत जाएंगे।
सर तो सिकटी से विजय कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या होने वाला है? आपदा प्रबंधन मंत्री हैं विजय कुमार मंडल, और अररिया के सिकटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनके सामने वीआईपी के हरिनारायण हैं, और 2020 में ये सीट विजय कुमार मंडल ने 13,000 वोटों से जीती थी। कांटे की टक्कर है, अलग अलग पार्टियों से 5 बार विधायक रह चुके विजय कुमार बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार मैदान में हैं। उनकी जीत को जन सुराज आसान बना रहा है। जन सुराज लड़ाई को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल रहा है, तो जन सुराज की वजह से ही वो जीतेंगे चुनाव। सर तो बीजेपी के नीतीश कुमार यानी कृष्ण कुमार मंटू का भी क्या होने वाला है, यह भी बता दें। ये बीजेपी के नीतीश कुमार इसलिए हैं कि कुर्मी समाज से आते हैं। बीजेपी इनको कुर्मी के नेता के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए आपने कहा बीजेपी के नीतीश कुमार। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और छपरा की अमनौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के सुनील राय से है, और 2020 के चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। तरफ कृष्ण कुमार मंटू को सिर्फ 3681 वोट से विजय मिली थी। इस बार वे आगे दिखाई दे रहे हैं, और अमनौर सारण लोकसभा सीट में आता है, जहां से लड़ाई हमेशा अलग तरह की होती रही है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और मोदी के पक्ष में जो गोलबंदी दिखाई दे रही है अति पिछड़े वोटरों में, उसकी वजह से वो चुनाव जीत सकते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ के सांसद हैं बीजेपी के, तो भी मदद कर रहे हैं कृष्ण कुमार की। तो मुझे लगता है कि ये सीट निकल जाएगी। तो सर पटना में इस बार बीजेपी की जो मुश्किल है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि बांकीपुर से नितिन नवीन का हालत जो है वो कुछ अलग देखने को मिल रहा है। नहीं, नितिन नवीन को कोई चुनौती नहीं है। पटना की बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और नितिन फिर से चुनाव जीत रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी की रेखा गुप्ता से है, और नितिन नवीन ने पिछले चुनाव में 40,000 वोट से चुनाव जीता था। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लौ सिन्हा को हराया था। इस बार भी नितिन आगे दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है उनके खिलाफ। कायस्थ, स्वर्ण और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर में उनकी पैठ है। आरजेडी कैंडिडेट जो रेखा गुप्ता हैं, पहले बीजेपी में थी, फिर कांग्रेस में गई, आखिर में आरजेडी में आई हैं। तो आरजेडी के लोकल लीडर भी उनका विरोध कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ जनसुराज का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। सर तो कल्याणपुर से महेश्वर हजारी चुनाव लड़ रहे हैं, और बहादुरपुर से मदन सहनी, माफ कीजिएगा, मदन सहनी आगे बताए जा रहे हैं, तो वहाँ का क्या होने वाला है? सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर के कल्याणपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाकपा माले के रंजीत राम हैं। महेश्वर हजारी पिछला चुनाव 10,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी वो आगे दिखाई दे रहे हैं, और 16% शेड्यूल कास्ट के वोटर इनके साथ रहते हैं। नीतीश सरकार में समाज कल्याण विभाग मंत्री जो मदन सहनी है, दरभंगा जिले की बहादुरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला लालू यादव के करीबी बहादुरपुर से विधायक रहे आरजेडी के भोला यादव से है, मतलब लालू यादव के हनुमान से है। मदन सहनी पिछला चुनाव 2629 वोटों से जीते थे। तो इस बार कड़ा मुकाबला है सीट पर, कुछ भी हो सकता है। सर तो सोनवर्षा से सोनबरसा से रत्नेश सदा, और नालंदा से श्रवण कुमार फिर से मैदान में है। और सहरसा के जिले की सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा 2010 से विधायक हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस की सरिता पासवान हैं। 2020 में चुनाव में रत्नेश सदा 13,000 वोटों से जीते थे। इस बार कांटे की टक्कर है। और ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार 1995 से नालंदा सीट से विधायक हैं। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। पिछली बार 16,000 वोटों से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया से है, तो भी मुश्किल में है बेचारे। लड़ाई बहुत कांटे की है यहाँ पर। सर तो बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता और बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार भी आगे बताए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता नीतीश सरकार के खेल मंत्री हैं, चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि पिछली बार तो केवल 484 वोटों से जीते थे। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास से है। तो कांग्रेस और सीपीआई आपस में ही टकरा रहे हैं, इसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन बछवाड़ा से जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो एनडीए का खेल बिगाड़ भी सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ जनसुराज लड़ाई को दिलचस्प बना रहा है। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के बारे में आपने पूछा, वो बिहार शरीफ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 से लगातार जीत रहे हैं। इस बार मुकाबला कांग्रेस के उमैर खान से है।
सुनील कुमार पिछला चुनाव 15,000 वोट से जीते थे, इस बार भी लगता है निकाल लेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है और बड़े मीठे बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं और समझदार नेता हैं, तो उसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। तो सुना आपने कि कौन कौन मंत्री कहाँ से आगे थे और क्या होने वाला है, और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का क्या हाल है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।